देखिए, सब लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि कितनी वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आएगी। जो 70th संयुक्त परीक्षा होगी, उसके संबंध में जानने की सभी को उत्सुकता रहती है। तो इस बार विभागों से हम लोगों ने एप्लीकेशन वैकेंसी के बारे में सूचना बराबर प्राप्त की है। करीब करीब सभी विभागों से आ गई है। एक या दो विभाग से आना बाकी है, जो हम लोग बाद में भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो 70th जो एग्ज़ाम है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, वो नवंबर के सेकंड हाफ में होने की संभावना है। इसकी संभावित तिथि हम लोगों ने 17 नवंबर को दी थी, तो उसी के आसपास जो डेट अवेलेबल होगी उस डेट को हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। तो उसके लिए जो विभिन्न विभागों से जीएडी के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसकी विवरणी मैं चाहूँगा कि बाद में हमारे जो एडवर्टाइजमेंट सेल के इंचार्ज है कुंदन जी, वो आपको बता देंगे। ये एग्ज़ाम के जो 3-4 मेजर चेंजेस जो थे वो मुझे आप लोग से मुख्य रूप से बताना था, और इसके माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट है उसका एक ब्रीफ भी देना था। डिटेल हम लोग एडवर्टाइजमेंट पेपर में देंगे ही देंगे, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। पहला तो हमने जैसे बताया था, एग्ज़ाम हर बार मल्टी चॉइस क्वेश्चन की होती है। इस बार भी वो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन की मल्टी चॉइस एग्ज़ाम होगी, जिसमें करीब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी रहेगा। एक नेगेटिव आंसर होगा तो 1/3 मार्क्स उसमें कटेगा। दूसरा था, आयोग ने जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे उस सभी स्टेप को इस बार भी लागू किया जाएगा। अर्थात ये एग्ज़ाम भी या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्ज़ाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, एक से अधिक, हाँ, 101 से अधिक डेट पर भी हो सकते हैं, उन्होंने अभी हमने नहीं लिया है। तो वो हम लोग उसको भी इस बार इस एग्ज़ाम के लिए भी लागू करेंगे। तीसरा था कि ये एग्ज़ाम हर साल की भांति 3 चरणों में है। एक जैसे प्रीलिम होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें वैकेंसी की तुलना में 10 गुना लोगों को इसके लिए पास किया जाएगा जो मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। मेंस एग्ज़ाम इसकी सब्जेक्टिव होती है, और वो हम लोग फरवरी मार्च या उसकी तिथि के आसपास ले पाएंगे। और वैकेंसी से 2.5 गुना लोगों को मेंस में एग्ज़ाम में उत्तीर्ण किया जाएगा, जिनका अंतिम रूप से साक्षात्कार लिया जाएगा और तब जाके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये लास्ट ईयर के जैसे है, वैसे ही सेम चरण में इस एग्ज़ाम को भी लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम के साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है। नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ सकती है, कैटेगरी वाइज भी, टोटल भी और विभाग वाइज भी। कोई विभाग की वैकेंसी घट सकती है, बढ़ सकती है, कुछ विभाग की जुड़ भी सकती है, क्योंकि अभी जो आना बाकी है वो शायद हम लोग जोड़ पाएंगे। और तीसरा था, ये रिज़ल्ट जो होगा इस एग्ज़ाम का, वो रिज़ल्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है आरक्षण से संबंधी, वो केस के अंतिम फलाफल पर निर्भर करेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी 50% रिजर्वेशन के आधार पर नंबर ऑफ वैकेंसी का अनुमान किया गया है। अगर वही अंतिम निर्णय रहता है तो ये वैकेंसी करीब करीब सेम रहेगी। अगर वो निर्णय में चेंज होता है तो तदनुसार, निर्णय के अनुसार इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी चेंज होगी। आगे मैं अनुरोध करूंगा कुंदन जी से कि विस्तृत विवरणी इसकी है कि तो एग्जामिनेशन ले ली ना अभी तो हम लोगों ने, एक तो इंजीनियर की तो ली है हम लोगों ने, नया सर पीएचडी का है वो सर लौट गया था सर, वापस लौटा। सर, ये ये रोस्टर रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पे था, उसे वापस किया गया है। और जो अभी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो सामान्य प्रशासन प्रकाशित हो चुकी थी, वो हम लोगों ने परीक्षाएं ले ली।
और वो नए वैकेंसी के हिसाब से आने की उस तरीके से। जी। और ये एचएम और हेड टीचर बता दीजिए सेम उसमें वो भी सेम मामला मैंने बताया ना, वो शिक्षा विभाग के साथों साथ जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें यही 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 बाकी है। टीआरई 4 को लेकर कुछ आप लोग को सूचना? वो अगेन टीआरई 3 पर निर्भर है। उसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद जो वैकेंसी होगी वो विभाग कम्युनिकेट करेगा, तब हम लोग कर पाएंगे उसको। 2-3 पॉइंट है सर, जैसे वो जो आरक्षण रोस्टर है 50% महिलाओं को जो वर्टिकल वाला प्लस 3% डब्ल्यूटीसी वाला और 53% वर्टिकल महिला आरक्षण दिया था, इसको लेकर कंफ्यूजन। हम तो सरकार के विभाग द्वारा जो आरक्षण श्रेणीवार रोस्टर क्लियर करके दिया जाएगा जीएडी में, जीएडी के माध्यम से, उसी के आधार पर वैकेंसी डिक्लेयर करके एग्जाम देंगे। सर ये 17 का सर आपने कहा सर कि 2 फेज में भी हो सकता है, तो फिर सर रिजल्ट को सर इक्वल करने के लिए सर क्या नॉर्मलाइजेशन या तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस है, और हाईएस्ट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट में उसको छात्रों को बड़ा विरोध करता है। वो बट नंबर बहुत जगह भारत सरकार भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मल्टी डेट पर लेते ही हैं एग्जाम। 2022 में बीपीएससी ने सर कोशिश किया था सर, एक बड़ा विरोध किया था सर, तो सर विश्वास में लेने की सर कुछ प्रयास सर नहीं, बट वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर है इसका। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर बहुत साइंटिफिक है और इतना रैंडमली किया जाता है कि किसी बच्चे को किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो सकता। आपको जी एडवांस और बाकी सब टेक्निकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका भी मल्टी डेट को एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। वो बहुत वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है। तो वैसे में मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे इस सिस्टम को समझते हैं वो कभी भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनको पता है। टीआरई 1 और 2 मैं दो इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी कभी हुई नहीं है संयुक्त एग्जाम में। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए नॉर्मल 5 लाख 6 लाख होते, इस बार 8-10 लाख हो जाए, तो उतनी हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए एग्ज़ाम लेने की एक दिन में। अगर नहीं होगी तो हमको मल्टी शिफ्ट या मल्टी डेट करना पड़ेगा। हमको लगता है नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हुए बड़े दिन से लोग इंतजार भी कर रहे थे, तो हमारे वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट जरूर पिछले सालों के रिकॉर्ड्स तो आगे बढ़ी जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी रिकॉर्ड है तो बाहर से अपियर होने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। सर ये लेकिन 17 नवंबर को सर मेंस भी एग्जाम है सर। नहीं, 17 लोगों को नहीं है, 16-17 के आसपास छात्र सर। नहीं मेंस इसका उत्तराखंड में सर उत्तराखंड की बहुत सारे लोग हैं सर, लोग बताना है आयोग को ये बात बताया जाता है। देखिए यूपीएससी की डेट को तो हम लोग ध्यान में रखते हैं, अब बाकी सब पीएससी का ध्यान में रखने में डेट ही मिलना मुश्किल है। आप देखिएगा नवंबर ऑनवर्ड एकदम एग्जामें शुरू हो जाती है। हाईएस्ट क्या गया आपका जो इतिहास रहा है यूपीएससी का, जो रिक्तियां अब तक निकली, हाईएस्ट रिक्तियां क्या है? कुछ आइडिया है हमको पिछले 5-7 साल में, 10 साल में? लगभग 1200 के आसपास तो मैक्सिमम। 1400 सर पहली बार ये मतलब पहली बार करीब 2000 ये टीआरई 1 और टीआरई 2 वाला बैकलॉग सीट जोड़ने वाला मामला है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगा है, तो ये बैकलॉग सीट जो 87,700 वैकेंसी है, नहीं, टीआरई 3 में तो जोड़ने का सवाल नहीं है, अब नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम ली जा चुकी है। जी। अगर वैकेंसी रहेगी तो टीआरई 3 के रिजल्ट के आधार पर जो लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद की वैकेंसी टीआरई 4 में आएगी। टीआरई 4 में आएगी। टीआरई 4 मतलब है चर्चा है टीआरई 4 वो वैकेंसी आएगी तब टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कई बार हुआ है, क्या इस बार कुछ है ऐसा वेरिफिकेशन करेंगे? नहीं, उसमें बहुत ही स्पष्ट है हमारे विज्ञापन में, और जो रिक्रूटर ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, और हम जो कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन पे ही हम रिजल्ट पब्लिश करते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग के स्तर पे संभव भी नहीं है, और वो हमें नियम के हिसाब से किया भी नहीं है। वो बहुत मेजर एक्सरसाइज। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों ने मांगा था टीआरई 1, 2, 3 में, लेकिन एलोकेशन तो विभाग ही करता है। आप बताइए। उसमें जो पूर्व में हम लोगों ने और उसमें जो जिनकी मेधा सूची जिस प्रकार से जिस वर्ग के लिए रिजल्ट था उसी के अकॉर्डिंग उन्हें दिया गया।
इसलिए वो ऐसा नहीं है कि जो चाहने पर वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही उनका अलॉटमेंट किया गया। तो मेरिट लिस्ट जैसा जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से तीन ही के अलावा चौथा भी मिल गया, पांचवा भी मिल गया, हाँ बिल्कुल। मान लिया जाए कि कोई कैंडिडेट है, किसी वर्ग में उनका सक्सेस होता है, 3 ही उन्होंने ऑप्ट किया, लेकिन उस 3 जिले नहीं में आया। फुल हो गया वैकेंसी, तो जिले तो हमारे 38 तो हैं, फिर उनको तो बाकी रैंडम नेक्स्ट जैसे जैसे जिले हैं उस जिले में रेंडमाइजेशन के हिसाब से मिलेगा। चलिए एक बार फिर से पूछना चाहेंगे क्योंकि लाखों कैंडिडेट आपको सुन रहे हैं, तो ये CRE3 का रिजल्ट का आपका वैकेंसी नहीं आएगी, हमें अगर जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी हम लोग लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर में रिजल्ट पब्लिश करने की स्थिति है। मतलब दुर्गा पूजा के बाद ही रिजल्ट की उम्मीद है। जब वैकेंसी आ जाए इसमें हम लोग यही कहें। पहले भी हो सकता है, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? आप सभी डिपार्टमेंट से जो नए रोस्टर के हिसाब से GAD के थ्रू हमको सूचना मिलनी थी वो प्राप्त हो गई है। और जैसे आप जानते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट नए रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर बनी थी। पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर उसको कन्वर्ट करने में कुछ श्रेणी में हम लोग को एडिशनल इंटरव्यू लेने पड़ेंगे उसमें, एग्रीकल्चर। और दूसरी एग्जाम है जिसमें भी हमको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये स्थिति आएगी क्योंकि पुरानी सिस्टम में 50% का रिजर्वेशन था, नए रिजर्वेशन पॉलिसी में 65 का था। तो जब हम बैक जाएंगे तो वो प्रोपोर्शनल चेंज हो जाएगा, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट भी उसके बढ़ जाएंगे, तो हमको ज़्यादा इंटरव्यू लेना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए फिर से शेड्यूल जारी करेंगे। तो उसके लिए हमको फिर से इंटरव्यू लेना पड़ेगा, फिर से नया पर्टिकुलर कैटेगरी का रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, फिर हम इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे और वो इंटरव्यू लेके फिर हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे इंटरव्यू में, क्या सबको आना होगा फिर से? जी ना, नहीं। सबको जरूरत है। ऑब्वियसली उनको आने की जरूरत नहीं है, वही लोग को आना पड़ेगा जिनका जिस कैटेगरी में इस पॉलिसी के कारण नंबर ऑफ सीट बढ़ेगा, उनको हम अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे। CRE3 को लेकर क्या कहें, सब रिजल्ट को CRE3? TRE 3 वाले में कब तक होगा सर साहब, आप बता पाएंगे? सर उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें मुख्यतः ग्रामीण विकास विभाग जो RDO है, जो बिहार ग्रामीण विकास सेवा के हैं, ग्रामीण विकास विभाग से, वो 393 पद हैं उसमें। राजस्व पदाधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर जो बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी हैं राजस्व विभाग के लिए 287। आपूर्ति निरीक्षक जो सप्लाई डिपार्टमेंट के हैं 233। और प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के 125 पद। उसके अलावा भी विभिन्न विभागों से जो पद प्राप्त हुए हैं कुल 213 हैं। इस प्रकार से 1929 पदों का बाइफर्केशन है और 35 पद जो आने वाले हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण के 28 पद और 7 पद जो है उद्योग विभाग के आएंगे। इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो DSP के पद के लिए 20 वर्ष है, सिर्फ DSP और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के लिए। शेष जो लेवल 9 के हमारे पद हैं उसके लिए 22 वर्ष है न्यूनतम, और लेवल 7 के लिए 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 37, उसके बाद अनारक्षित महिला और जो BC EBC के पुरुष है वो महिला उनके लिए 40 और SC ST कैंडिडेट के लिए 42। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट का प्रावधान इसमें दिया गया है। और जो हमारा आवेदन पब्लिश होगा लगभग 1 माह का समय उन्हें दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, और आवेदन करते समय ही अभ्यर्थियों को सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता हो या प्रमाण पत्र हो, रिजर्वेशन से संबंधित हो, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। और इसमें जो परीक्षा शुल्क है वो अनारक्षित पुरुष जो कैंडिडेट होंगे उनके 600 रुपये है, और जो महिला होंगी और उसके अलावा जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें 150 रुपये दिए। ये एक एग्जाम के लिए, ये एकीकृत एग्जाम है, तो इसमें एक साथ लिया जा रहा है जो हमारे 23 पदों के लिए है अभी तक, और एक पद जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी हम लोगों ने इंटीग्रेट इसमें किया हुआ है, तो उसके लिए अलग से शुल्क देय होगा। और इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा, मेंस में सर ने बताया
कि 2.5 गुना कैंडिडेट चुने जाएंगे, वो 900 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी और जो वैकल्पिक विषय हैं वो क्वालिफाइंग होंगे, और 900 जो अंक होंगे उसमें GS1, GS2 और निबंध, ये 300 अंक के होंगे। इसके बेसिस पे वो 2.5 गुना रिजल्ट आएगा, लेकिन वो दोनों क्वालिफाइंग में पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद फिर हमारे यहाँ साक्षात्कार का आयोजन होता है जो 120 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 1020 मार्क्स पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होगा। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्क्स जैसा कि सर ने बताया 1/3 है। और प्रयास होगा आयोग का कि 1 वर्षों में पूरी प्रक्रिया को पूर्ण की जाए, क्योंकि सरकार का जो निर्देश है उसमें 1 वर्ष की अवधि होती है कि लगभग विज्ञापन प्रकाशन से 1 वर्ष की अवधि में पूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण की जाए। यही मेन था सर। साक्षात जोड़ा जाएगा, सिर्फ वो CDPO के लिए एक्सेप्शन है, अदरवाइज सभी के लिए एक ही एग्जाम है। और CDPO के लिए भी जो PT एग्जाम होंगे सभी एक ही होंगे। मेंस में सिर्फ CDPO के लिए वैकल्पिक विषय अलग होगा, रेस्ट सब्जेक्ट वही होगा। दो जो सर और था कि